चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग वेव्स या फिर स्टेशनरी वेव्स। हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ ट्रेवलिंग वेव्स पढ़ रहे थे जिसके अंदर डिस्टर्बेंस या फिर एनर्जी जो होती वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर रही थी। स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव नाम से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये काफ़ी हद तक इस तरह की वेव्स होंगी जिसके अंदर एनर्जी जो होगी वो किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर बाउंडेड होगी। तो वो वेव्स कैसे बनती हैं, उसके क्या इक्वेशंस होती हैं, हर बात को बढ़िया से आराम से डिस्कस करते हैं। तो चलिए सुनिए। मान लीजिए कि आपके पास ये एक रस्सी है, ठीक है बच्चों। इस रस्सी पर आपने दो वेव्स भेज दी, एक राइट साइड में जा रही है। लेट्स से इसकी इक्वेशन है y1 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक वेव मैंने इधर से भेज दी जो लेफ्ट जा रही है, एंड लेट्स से इसकी इक्वेशन है y2 इज इक्वल्स टू सेम एम्पलीट्यूड सेम ओमेगा, ऑफ कोर्स सेम स्पीड मगर डायरेक्शन अपोजिट, तो ये ओमेगा टी प्लस के एक्स। एक वेव लेफ्ट से आई, एक वेव राइट से आई, दोनों वेव्स सुपर इंपोज करती हैं, दोनों वेव्स सुपर इंपोज करती हैं। तो इस रस्सी के किसी भी पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम बड़े आराम से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। हम इन दोनों को फेजर से नहीं जोड़ सकते। सर फेजर से क्यों नहीं जोड़ सकते? बेटा फेजर से मैं इसलिए नहीं जोड़ सकता क्योंकि इस बार जो फेज डिफरेंस है दोनों का वो कांस्टेंट नहीं है। याद कीजिए कि फेजर से हम सिर्फ और सिर्फ तभी जोड़ पा रहे थे जब फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आता था। अब अगर आप फेज डिफरेंस निकालने की बात करोगे तो जैसे मैं इसमें से माइनस करूंगा तो अलग अलग एक्स पर फेज डिफरेंस अलग अलग आएगा। तो कोई बात नहीं, शायद ट्रिग्नोमेट्री काम आए। तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेव आएगी इट विल बी समथिंग लाइक दिस। दोनों को ऐड किया तो ए तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ गया साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। दोनों इक्वेशंस में हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला में याद है, इट सेज दैट 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन आई है वो इस तरह से आई है कि y इज इक्वल्स टू 2a साइन ओमेगा टी cos के एक्स। तो इसका मतलब आपकी रस्सी के किसी भी पार्टिकल का किसी भी एक्स पर किसी भी टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इससे गवर्न होगा। मैं इस पर थोड़ी देर बाद में भी आऊंगा। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बातें आपको थोड़ी सी और बताना चाह रहा हूं, सुनना इस बात को। आप ये देख पा रहे हो कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एज ए फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी या फिर t प्लस एक्स बाई वी की फॉर्म में तो नहीं है। और अगर t माइनस एक्स बाई वी या फिर t प्लस एक्स बाई वी की फॉर्म में नहीं है, इट मीन्स दैट कि आपकी जो रिजल्टेंट वेव है वो ट्रेवलिंग वेव या फिर प्रोग्रेसिव वेव तो नहीं है। तो आप कह सकते हो इट इज नॉट, मतलब इट इज नॉट ट्रेवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव। बेटा ट्रेवलिंग शब्द यूज कर लो या प्रोग्रेसिव शब्द यूज कर लो, एक ही बात है। इट इज नॉट ट्रेवलिंग या फिर प्रोग्रेसिव वेव, लेकिन फिर भी ये वेव है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं। जैसे एक बार है ना del टू वाई, अरे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। एक बार आप इस इक्वेशन का del टू वाई बाई del टी स्क्वायर करना, डबल डिफरेंशिएशन करना है इस इक्वेशन का। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो x को तो कांस्टेंट मान सकते हो। साइन का डिफरेंशिएशन आएगा cos, cos का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन, और दो बार ओमेगा बाहर आएगा क्योंकि t के साथ कोएफिशिएंट कौन है? ओमेगा। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 2 टाइम्स a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी cos के एक्स। फिर है ना, इसी तरह से एक बार तुम del टू वाई बाई del एक्स स्क्वायर भी करना। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, कर देंगे
कॉस का डिफरेंशियल आएगा माइनस साइन, फिर साइन का डिफरेंशियल आएगा कॉस, तो और 2 बार बेटा के बाहर आएगा, तो हमारे पास आएगा डबल डिफरेंशियल माइनस 2a बेटा के स्क्वायर बाहर निकाल लो, दैट इज साइन ओमेगा टी, कॉस का माइनस साइन, साइन का बड़ा वापस से कॉस, कॉस के एक्स। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो। जैसे मैंने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, दिस इज del 2y अपॉन del t स्क्वायर डिवाइडेड बाई del 2y अपॉन del x स्क्वायर। जैसे डिवाइड किया -2 कैंसिल, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स ए कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। बेटा पता नहीं आपको याद है या नहीं, के को हम लिखा करते थे शायद ओमेगा अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव, और हमारे पास इक्वेशन आ गई है del 2y अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर इनटू del 2y अपॉन del x स्क्वायर। याद कीजिए बच्चों, ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी किसी भी वेव की। इट मींस दैट कि जो रिजल्टेंट मोशन है वो अब भी वेव है, लेकिन ट्रेवलिंग वेव या फिर प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। इट मींस दैट कि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग आवर लीनियर वेव डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारी वेव की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन t माइनस एक्स बाई वी या फिर t प्लस एक्स बाई वी फॉर्म में नहीं है। इट मींस दैट कि ये ट्रेवलिंग वेव तो नहीं है बाय डेफिनेशन, बट ये अपने आप में एक क्या है, एक वेव है जो ट्रेवलिंग नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है। इसलिए हमने इसका एक नया नाम निकाल दिया, स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव। नाम तो कुछ ना कुछ निकालना ही था। स्टेशनरी वेव या फिर ट्रेवलिंग स्टैंडिंग वेव निकालने के पीछे कारण क्या है वो भी हम धीरे धीरे देखेंगे। बट हम यहां पर ये कंफर्म कर रहे हैं, क्या कंफर्म कर रहे हैं कि इट इज ए वेव। मैथमेटिकली कोई भी फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई करता है हम उसको वेव कहते हैं, तो इसलिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वेव है। लेकिन t माइनस एक्स बाई वी या फिर t प्लस एक्स बाई वी फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए हम इसको ट्रेवलिंग वेव या फिर प्रोग्रेसिव वेव नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब इसका नाम स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव कैसे पड़ा उस बात को भी हम हल्का फुल्का डिस्कस करते हैं, और बड़े आराम से सारा का सारा काम बन जाएगा, बिल्कुल चिंता वाली बात ही नहीं है। मैं इसकी जो रिजल्टेंट इक्वेशन आई है उसको हल्का सा स्टडी करना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि स्टैंडिंग वेव्स कैसी होती हैं और उनका नाम स्टैंडिंग वेव क्यों पड़ा। देखिए बच्चों, पहले मैं एक बार स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन लिख रहा हूं। When two waves traveling in opposite direction, दो वेव्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम ओमेगा की, ओमेगा सेम है, मीडियम सेम है, स्पीड सेम है, तो के तो वैसे सेम हो जाएगा। Are traveling in opposite direction, having same frequency, और अगर एम्पलीट्यूड भी सेम हो तो और अच्छी बात है, having same frequency and preferably having सेम एम्पलीट्यूड। बड़ा हमारे कोर्स में मोस्टली सेम एम्पलीट्यूड वाले ही वेव्स इंटरफेयर कराएंगे, हालांकि अगर आप डिफरेंट एम्पलीट्यूड भी लो तो भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ना। हैविंग प्रेफरेबली सेम एम्पलीट्यूड आर सुपरइम्पोज्ड, कॉमा, देन द रिजल्टेंट वेव is known as stationary wave
या फिर स्टैंडिंग वेव इज नोन एज स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव। जैसे हमारे पास दो वेव्स थी, बड़ा कौन से थी, y1 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी वेव थी y2 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इन दोनों वेव्स को जब मैंने सुपर इंपोज किया तो मेरे पास जो रिजल्टेंट वेव आई, दिस इज ए ट्रेवलिंग वेव, दिस इज ए ट्रेवलिंग वेव। इन दोनों ट्रेवलिंग वेव्स जो अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का ओमेगा सेम है। ये तो सेम होना ही था जब ओमेगा सेम है। तो जब मैंने सुपर इंपोज किया तो जो रिजल्टेंट वेव आई हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी। हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आई y इज इक्वल्स टू 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी, ट्रिग्नोमेट्री से हमारे पास ये रिजल्ट आया है। और हमने देखा कि ये जो वेव है ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो किसी भी वेव की मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है। इट मींस दैट कि ये वेव तो है, लेकिन ये t माइनस एक्स बाई वी या फिर t प्लस एक्स बाई वी के फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये ट्रेवलिंग वेव नहीं है, नॉट ए ट्रेवलिंग वेव, इट इज समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेव। और हम इस बात को अब फील करते हैं, इमेजिन करते हैं कि आखिर ये रिजल्टेंट रस्सी का मोशन कैसा होगा, रिजल्टेंट रस्सी का मोशन कैसा होगा, इस बात को हम हल्का सा फील करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा हाउ विल बी द रिजल्टेंट मोशन। y इज इक्वल्स टू समथिंग साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल्स टू समथिंग साइन ओमेगा टी गिव्स मी फीलिंग कि ईच पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन and this is the amplitude, and this is the amplitude. I am saying that it can be written as y is equals to a dash times sin omega t, and this a dash is the amplitude, a dash is the amplitude, and as you can see that कि जो amplitude है वो हर पॉइंट का सेम नहीं है, ये अलग अलग पॉइंट का अलग अलग amplitude है, अलग अलग x पर एम्पलीट्यूड अलग अलग है। हम जानते हैं कि cos kx की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 तक वेरी कर सकती है। माइनस वाले टर्म्स के बाद छोड़ दो क्योंकि एम्पलीट्यूड हम बेटा नॉन नेगेटिव ही कंसीडर करते हैं। तो cos kx की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक वेरी कर रही है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये वेरी कर रहा है 0 से लेकर 2a तक, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम। इट मींस दैट कि जैसे ही मैंने इन दोनों वेव्स को सुपर इंपोज कराया तो सारे के सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग गए, और हर पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। एम्पलीट्यूड जो है वो 0 से लेकर 2a तक वेरी कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जिनका एम्पलीट्यूड 0 हो गया इसका मतलब वो तो मूव ही नहीं कर रहे हैं। मैथमेटिकली आपने बोल दिया कि सारे के सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं इन विच द एम्पलीट्यूड इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू 2a। लेकिन फिर हमने सोचना स्टार्ट किया कि यार जो पार्टिकल 0 एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं इसका मतलब वाले पार्टिकल तो ऑसिलेट नहीं कर रहे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि कुछ पार्टिकल्स को छोड़कर सारे के सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं और एम्पलीट्यूड जो है वो 0 से लेकर 2a के बीच में वेरी कर रहा है। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि अगर मैं इन दोनों वेव्स को अगर सुपर इंपोज करता हूं तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन ये है, लेकिन उस वेव की इक्वेशन का अर्थ ये है, उस वेव की इक्वेशन का जो इन्फेरेंस है वो ये है कि ऑल द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेप्ट फ्यू, बिकॉज mathematically I am saying that all the particles performing simple harmonic motion with amplitude which is varying from 0 to 2a, अलग अलग x पर एम्पलीट्यूड अलग अलग आ रहा है। तो मैं एक छोटी सी बात बोलूं, लिखते भी इस बात को आराम से इत्मीनान से, रिजल्टेंट मोशन इज सच दैट all the particles of string, बड़ा ब्रैकेट में लिख लेना, except few, all the particles of string are performing
सिंपल हार्मोनिक मोशन, फुल स्टॉप। सारे के सारे पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, लेकिन सबका एम्पलीट्यूड बराबर हो यह जरूरी नहीं है। ऑल पार्टिकल्स may not have equal amplitude. Rather I would say कि अलग अलग x पर, रस्सी के अलग अलग पॉइंट पर एम्पलीट्यूड अलग अलग आएगा। एम्पलीट्यूड्स विल डिपेंड ऑन x। रस्सी के अलग अलग पॉइंट का अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा एंड एम्पलीट्यूड्स विल वेरी, कहां से कहां तक बेटा, 0 से 2a। हाँ, वो अलग बात है कि जिनका एम्पलीट्यूड 0 ही हो गया, ये सारे के सारे पॉइंट तो बेटा पक्की बात है क्या है, रेस्ट पे हैं, ये तो मूव ही नहीं कर रहे। और जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो काफी हद तक ऐसा होगा कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होंगे, कुछ एक को छोड़ के जिनका एम्पलीट्यूड 0 है। बाकी सारे पार्टिकल्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो 0 से लेकर 2a तक कुछ भी हो सकता है। जिनका एम्पलीट्यूड, जिन पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड 0 होगा उन पॉइंट्स को हम नाम देंगे नोड, और जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उनका हम नाम देंगे एंटी नोड। जहां पर एम्पलीट्यूड बेटा 0 वहां पर नाम देंगे हम नोड, और जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम 2 है वहां पर हम नाम देंगे एंटी नोड। बना के भी देखेंगे, तुम चिंता मत करो, पहले बेटा कम से कम इस बात को एक बार ढंग से लिखो। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए बना के भी देखते हैं, आराम से बेटा बना के भी देखेंगे, और अच्छा लगेगा बना के भी ना, बनाते हैं। अच्छा चलिए बच्चों, इसी वेव की इक्वेशन को अपन बड़े आराम से बनाते हैं। हमारे पास जो वेव की इक्वेशन थी, रिजल्टेंट वेव की, दैट वाज y इज इक्वल्स टू 2a cos kx sin ओमेगा t। ठीक है बच्चों, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2a cos k कैन बी रिटन एज 2 pi by lambda into x sin omega, omega can be written as 2 pi by capital T into small t. This is the equation of resultant wave। दोनों ट्रेवलिंग वेव के सुपर इंपोजिशन के बाद रस्सी का जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो इस इक्वेशन से गवर्न होगा। करते हैं, मान लीजिए बेटा कि आपके पास ये x इक्वल्स टू 0 और ये आपके पास रस्सी है स्ट्रेट। जैसे ही दोनों वेव्स आई, जैसे ही दोनों वेव्स आई सुपर इंपोज हुई, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो रस्सी की शेप को जज करेगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि t इज इक्वल्स टू 0 पर रस्सी कैसे होगी। तो t इज इक्वल्स टू 0 एक बार लिखो। जैसे मैंने t इज इक्वल्स टू 0 लिखा, बेटा मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी t इज इक्वल्स टू 0 लिखने के लिए, तो चलो एक काम करता हूं वही लिखता हूं। t इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो यहां पर तो 0 आ गया, साइन 0 इज 0। अब चाहे x कुछ भी हो, y की वैल्यू आ गई है 0। सो इट मीन्स दैट t इज इक्वल्स टू 0 पर हमारा y इज इक्वल्स टू 0। ये x है, ये y। इसका मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पर सारी की सारी जो रस्सी है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बना के बैठी है। y इज इक्वल्स टू 0 ऐसे ऐसे।
कोई बात नहीं, आगे चलो। फिर मैंने टाइम लिया, टाइम t इज इक्वल्स टू कैपिटल T बाई 4, एक टाइम पीरियड का बटे 4 जैसे लिया तो मेरे पास आ गया बड़ा कैपिटल T बाई 4 रखना, कैपिटल T से कैपिटल T बाई 4 से 2 कैंसिल, यहां पर पाई बाई 2 आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 हो गया 1, तो मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 2a कॉस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, थोड़ा बड़ा लिखता हूं इसको। टाइम t इज इक्वल्स टू टी बाई 4 पर इक्वेशन आ गई है y इज इक्वल्स टू 2a कॉस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। रस्सी का जो शेप होगा वो इस इक्वेशन से पता लगेगा, देखते हैं। तो कैपिटल T बाई 4 पर रस्सी कैसे होगी अभी देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं, ये x इक्वल्स टू 0, यहां से थोड़े दूर बेटा मैंने यहां कहीं ये लिख दिया है x इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4, थोड़ा सा दूर बेटा मैंने यहां कहीं ये कोई पॉइंट ले लिया x इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, फिर मैंने थोड़ा सा दूर एक पॉइंट ले लिया है x इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 4, फिर मैंने थोड़ा सा दूर एक पॉइंट और ले लिया है x इक्वल्स टू लैम्डा, फिर मैंने थोड़ा सा दूर एक पॉइंट और ले लिया है x इक्वल्स टू 5 लैम्डा बाई 4, फिर थोड़ा दूर मैंने एक पॉइंट और ले लिया है x इक्वल्स टू 6 लैम्डा बाई 4, दैट कैन बी रिटन एज 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, आगे ले सकते हैं। चलिए बच्चों, x इक्वल्स टू 0 पुट करो, x इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट है, x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो cos 0 होता है 1, तो y की वैल्यू आ गई 2a। इसका मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पर ये वाला जो पॉइंट है ये प्लस 2a पर है, y इज इक्वल्स टू 2a पर है, अच्छी बात है। x की वैल्यू लैम्डा बाई 4 वाला पॉइंट, यहां पर लैम्डा बाई 4 रखा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से बड़ा 4 कैंसिल, पाई बाई 2 बच गया, cos पाई बाई 2 होता है 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब लैम्डा बाई 4 वाला जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 है, अच्छी बात है। x की वैल्यू लैम्डा बाई 2 वाला जो पॉइंट है रस्सी का वो कहां पर है, तो मैंने x को लैम्डा बाई 2 रख दिया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos की वैल्यू आ गई पाई, cos के अंदर आ गया पाई, cos पाई होता है -1, तो y की वैल्यू आ गई -2a। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये यहां गई है, अच्छी बात है। मैंने फिर इस पॉइंट का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा ये गवर्न करने के लिए x की वैल्यू मैंने 3 लैम्डा बाई 4 रख दिया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, बाई 2 से बाई 2 कैंसिल, cos 3 पाई बाई 2 आ गया, cos 3 पाई बाई 2 to 0, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट तो 0। x इक्वल्स टू लैम्डा वाला पॉइंट का क्या होगा, तो मैंने x को लैम्डा रख दिया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, cos 2 पाई, तो cos 0 होता है, cos 0 कितना होता है 1, तो y की वैल्यू आ गई 2a, तो इसका मतलब इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है 2a, अच्छी बात है। 5 लैम्डा बाई 4, मैंने यहाँ पर 5 लैम्डा बाई 4 रख दिया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, मेरे पास 4 से ये 2 कैंसिल, cos 5 पाई बाई 2 आ गया, cos 5 बाई 2 इज ऑफ कोर्स 0, तो आपका y कोऑर्डिनेट आ गया 0। मैंने यहाँ पर 3 लैम्डा बाई 2 रख दिया, x की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2 का डिस्प्लेसमेंट अगर जानना है 3 लैम्डा बाई 2 रख दिया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos 3 पाई आ गया, बड़ा cos 3 पाई की तो वैल्यू वही होगी जो cos पाई की होगी, cos पाई की वैल्यू कितनी थी -1, तो y की वैल्यू आ गई -2a, तो यहां पर बड़ा y की वैल्यू -2। तो रस्सी जो होगी उसकी शेप cos जैसा होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू समथिंग cos x दे रखा है, तो शेप cos x जैसा होगा, और ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इन सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जोड़ते हुए cos जैसा ग्राफ बना दो, तो t इज इक्वल टू t बाई 4 पर रस्सी जो होगी इट विल लुक लाइक दिस, स्ट्रिंग विल लुक लाइक दिस, एट t बाई 4 स्ट्रिंग विल लुक लाइक दिस।
t इज इक्वल्स टू 0 पर रस्सी ऐसे थी और टाइम t इज इक्वल्स टू कैपिटल T/4 पर रस्सी ऐसे है। इसका मतलब ये वाला पार्टिकल तो T/4 पर भी यही था, सॉरी t इज इक्वल्स टू 0 पर भी यही था, अब भी यही है, लेकिन ये वाला जो पार्टिकल था ये t इज इक्वल्स टू 0 पर यहां था और अब यहां है। इसका मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पर ये वाला पार्टिकल जरूर नीचे आ रहा था, इसकी वेलोसिटी जरूर नीचे थी। ये वाला जो पार्टिकल है ये t इज इक्वल्स टू 0 पर यहां था और t इज इक्वल्स टू T/4 पर यहां पर है, तो ये वाला पार्टिकल भी जरूर नीचे आ रहा था, ये वाला पार्टिकल भी जरूर नीचे आ रहा था। सर यहां पर एरो बड़ी और यहां एरो छोटी क्यों दिखाई? इनका डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है, तो ये वाली वेलोसिटी कम है, इसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा हुआ तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। आगे देखो, ये वाला पार्टिकल x इक्वल्स टू 3 λ/4 वाला जो पार्टिकल था ये तो t इज इक्वल्स टू 0 पर भी यही था और t इज इक्वल्स टू T/4 पर भी यही था, ये तो यहीं पर है। लेकिन ये रस्सी का जो हिस्सा है यहां से यहां, ये t इज इक्वल्स टू t इक्वल टू 0 पर तो यहां था और t इज इक्वल्स टू कैपिटल T/4 पर यहां चला गया। t इज इक्वल्स टू 0 पर यहां था, कौन से वाले पार्टिकल बात कर रहा हूं? 3 λ/4 से लेकर 5 λ/4 के बीच जो रस्सी उसकी बात कर रहा हूं। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो पहले भी यही थे, अब भी यही है, लेकिन इन दोनों के बीच वाले जितने पार्टिकल हैं ये सारे के सारे t इज इक्वल्स टू 0 पर यहां पर थे और कैपिटल T/4 पर यहां पर है। इसका मतलब इस टाइम पर जरूर सारे के सारे पार्टिकल ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होंगे। इसकी वेलोसिटी, सॉरी बेटा, इसकी वेलोसिटी मैंने ज्यादा क्यों दिखाई? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ है, इनकी वेलोसिटी कम है। इसी तरह से ये वाला पार्टिकल रेस्ट पे है, T/4 पर ये सारे पार्टिकल नीचे आ चुके हैं, तो इसका मतलब इनकी वेलोसिटी ऐसे नीचे। फेयर इनफ। ये शेप है, कब है? T/4 पर। हम और मैथमेटिकल बातें करेंगे, देन एक बार कम से कम देखते हैं कि क्या होता है, बाकी मैथमेटिकल बातें धीरे धीरे होती रहेंगी। इसी तरह से मैंने टाइम लिया T/2 कि टाइम T/2 पर क्या होगा। टाइम को मैंने T/2 रखा तो कैपिटल T से कैपिटल T कैंसिल, बाई 2 से बाई 2 कैंसिल, साइन पाई तो 0 होता है। जैसे ये टर्म 0 हो गई, अब ये कुछ भी हो, y की वैल्यू तो 0 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब फिर से हमारी सारी की सारी जो रस्सी है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सारे के सारे रस्सी हो गई है स्ट्रेट। हम जानते हैं कि सारे के सारे रस्सी हो गई है स्ट्रेट, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भले ही सारे के सारे रस्सी स्ट्रेट हो गई, लेकिन सारे के सारे रस्सी के पार्टिकल्स जो हैं उनकी वेलोसिटी 0 नहीं है, बल्कि T/4 पर ये रस्सी यहां थी, T/2 पर ये ऑब्वियस बात है कि सारे के सारे रस्सी के पार्टिकल मीन पोजीशन से गुजर रहे होंगे, तो पक्की बात है कि इन पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी ऐसे नीचे की तरफ होगी। सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, सबकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। हाँ, ये वाले पार्टिकल की वेलोसिटी पहले भी 0, अब भी 0। λ/4 से लेकर 3 λ/4 के बीच में रस्सी के जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे यूं पड़े थे, कब? T/4 पर। T/2 पर सारे के सारे रस्सी के पार्टिकल्स यूं आ गए हैं, और अगर यूं आ गए हैं सारे के सारे बेटा कहां से गुजर रहे हैं? मीन पोजीशन से, और अगर मीन पोजीशन से गुजर रहे हैं, इनके पास वेलोसिटी ऐसे होगी, 3 λ/4 से लेकर 5 λ/4 वाले जो पार्टिकल्स हैं ये T/4 पर ऐसे पड़े थे और T/2 पर बेटा यूं गुजर रहे हैं, कहां से? मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन से गुजर रहे हैं तो भले रस्सी स्ट्रेट हो गई हो, लेकिन रस्सी के सारे पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी है नीचे की तरफ। इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है तो ऑफ कोर्स इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, बाकियों का एम्पलीट्यूड कम है तो उनकी स्पीड कम है। ये 5 λ/4 से लेकर 3 λ/2 तक जितने पार्टिकल्स हैं बेटा, इनको जरा गौर से देखो कि ये वाले पार्टिकल्स बेटा पहले नीचे थे, अब कैपिटल T/4, इसके कैपिटल T/4 टाइम बाद ये सारे रस्सी के पार्टिकल्स बेटा कहां से गुजर रहे हैं? मीन पोजीशन से। इनके पास वेलोसिटी होगी ऐसे ऊपर की तरफ। किन के पास वेलोसिटी नहीं है? इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है। ये वाले पार्टिकल तो मूव ही नहीं कर रहे। जो मूव नहीं कर रहे उनका हम पहले से एक नाम निकाल चुके हैं, नोड। जो मूव नहीं कर रहे हम उनको धीरे धीरे देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। तो अब रस्सी दिखने में ऐसी नजर आ रही है, भले ही रस्सी स्ट्रेट हो गई हो, लेकिन रस्सी के सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक बहुत सारी बातें, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ फील कर रहे हैं, मैथमेटिक्स तो बाद में देख लेंगे, अभी तो सिर्फ और सिर्फ फील कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। जैसे मैंने टाइम को 3T/4 रखा,
रखना बेटा 3t/4, मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 2a cos 2π/λ इंटू एक्स इंटू साइन 2π/T इंटू टाइम कितना रखना है 3t/4, t से t कैंसिल, बाई 2 से बाई 2 कैंसिल, साइन 3π/2 -1 होता है, और y की इक्वेशन आ गई मेरे पास y इज इक्वल्स टू -2a cos 2π/λ इंटू एक्स। y एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया है। अलग अलग x पर y डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा हमें इस इक्वेशन से पता लग जाएगा, लेकिन y इज इक्वल्स टू माइनस कॉस x जैसा ग्राफ बनेगा। cos x का ग्राफ हमें बनाना आता है तो माइनस कॉस x का ग्राफ भी हम बना लेंगे। चलिए बच्चों बनाते हैं, अदरवाइज तो रस्सी आपकी स्ट्रेट रहती है, अब नहीं रहेगी। अब क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 पुट करो, cos 0 होता है 1, y की वैल्यू आ गई -2a। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 वाला जो पार्टिकल है वो यहां कहीं पहुंच गया है, ये है 2a। x इक्वल्स टू λ/4, x इक्वल्स टू λ/4 वाले पार्टिकल की बात करते हैं। λ/4 रखा x को तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, cos π/2 इज 0, cos π/2 इज 0 तो y इज इक्वल्स टू 0। ये थोड़ा पहले भी रेस्ट पे था, t इज इक्वल्स टू 0 पर भी रेस्ट पे था, t/4 पर भी रेस्ट पे है, t/2 पर भी रेस्ट है, 3t/2 पर भी रेस्ट पे है। ये वाले पॉइंट की बात करते हैं, x इक्वल्स टू λ/2 वाले पॉइंट की बात। x को मैंने रखा λ/2, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू है -1 तो y की वैल्यू आ गई है +2a। इसका मतलब ये λ/2 वाला जो पार्टिकल है ये 3t/4 पर यहां कहीं होगा। कितना ऊपर होगा मेरे बच्चे 2a। x को लैम्डा रखो, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, नहीं सॉरी हाँ 3 λ/4 रखना है। x को 3 λ/4 रखा तो बड़ा यहां पर 3π/2 बच गया, cos 3π/2 होता है 0 तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 0। मुझे इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो x को लैम्डा रखो, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, cos 2π की वैल्यू होती है 1, y की वैल्यू आ गई -2a तो इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट -2a। x की वैल्यू 5 λ/4 रखना, बेटा रख देना, आपका y आएगा 0। 3 λ/2 रखना, 3 λ/2 रखा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos 3π, बेटा cos 3π की वैल्यू होती है वही जो cos π की वैल्यू होती है, कितनी -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, y की वैल्यू आ गई 2a। ये मेरे थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के डिस्प्लेसमेंट तो मेरे को पता लग गए, ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के डिस्प्लेसमेंट तो पता लग गए। और ग्राफ कैसे बनना चाहिए, -cos x टाइप का ग्राफ बनना चाहिए। अभी बना देंगे। -cos x का ग्राफ बनाना कौन सा मुश्किल काम है। ग्राफ विल बी लाइक दिस, ये लो बेटा 3t/4 पर आपकी जो रस्सी होगी वो ऐसी नजर आएगी। उन दोनों ट्रेवलिंग वेव को जैसे मैंने सुपर इंपोज किया तो जो मेरे पास रिजल्टेंट वेव आई उसके कारण रस्सी का शेप जो होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इन विच वी कैन से दैट कि सम पार्टिकल्स आर ऑलवेज एट रेस्ट and some particles are oscillating with maximum amplitude, are oscillating with maximum amplitude 2a। हमने नाम निकाल रखा है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से जो ऑसिलेट कर रहे हैं वो हमारे एंटी नोड्स हैं, और जो पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं या फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं, इस केस में तो ऑसिलेट कर ही नहीं रहे क्योंकि एम्पलीट्यूड 0 है। दीज पॉइंट्स आर नोन एज नोड्स। तो हमने जो बातें लिखी थी बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही हैं कि सारे के सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, कुछ पार्टिकल्स को छोड़कर सबका एम्पलीट्यूड बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ एक का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा वो एंटी नोड होंगे, बाकियों के एम्पलीट्यूड कम होंगे। 0 से लेकर 2a तक कुछ भी हो सकते हैं। जिनके एम्पलीट्यूड 0 है उनको हम नाम निकाल देंगे नोड्स। ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको मोशन फील आए इसलिए कराया गया। इससे सवाल थोड़ी होगा बेटा, सवाल तो इक्वेशन से होगा, लेकिन आई होप आपको हल्का फुल्का फील आ गया होगा कि उन दोनों ट्रेवलिंग वेव को सुपर इंपोज करने पर रस्सी का जो शेप होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अलग अलग टाइम पर आपकी रस्सी ऐसे ऐसे नजर आएगी। ऐसे में मैं टाइम इक्वल्स टू कैपिटल टी लिख दूं, टाइम इज इक्वल्स टू कैपिटल टी पर रस्सी कैसे होगी अभी देखते हैं। टाइम टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी रखा, कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल, साइन 2π हो गया 0। जैसे ही 0 हो गया अब x कुछ भी हो y इज इक्वल्स टू 0।
इसका मतलब t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पर y इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स दैट एंटायर स्ट्रिंग विल बिकम स्ट्रेट. सारी रस्सी भले स्ट्रेट हो गई हो, बट इट डजंट मीन कि सारी रस्सी रेस्ट पे है. रेस्ट पे नहीं है. हम जानते हैं कि ये वाला पॉइंट पहले भी y इक्वल टू 0, अब भी y इक्वल टू 0, पहले भी y इक्वल टू 0, अब भी y इक्वल टू 0, पहले भी y इक्वल टू 0, अब भी y इक्वल टू 0. ये तो रेस्ट पे है. लेकिन ये सारे के सारे रस्सी के पार्टिकल्स t/4 टाइम पहले नेगेटिव एक्सट्रीम पे थे, अब मीन पोजीशन पे हैं. तो पक्की बात है कि ये वाले पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं. इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है. λ/4 से लेके 3 λ/4 के बीच में रस्सी के जितने पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे रस्सी के पार्टिकल्स इस समय से t/4 टाइम पहले ऐसे थे एक्सट्रीम पे, और इस समय के t/4 टाइम बाद सारे के सारे पार्टिकल कहां से गुजरेंगे? मीन से. उन सब की वेलोसिटी किधर होगी? नीचे. इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है तो इसके पास स्पीड भी सबसे ज्यादा. इनका एम्पलीट्यूड्स कम है तो इनके पास ऑफ कोर्स स्पीड्स कम. 3 λ/4 से लेके 5 λ/4 तक के बीच जो रस्सी के पार्टिकल्स हैं वो इस समय से t/4 टाइम पहले अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे थे. t/4 टाइम में ये नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे आएंगे, लेकिन रेस्ट पे थोड़ी होंगे. सबके पास वेलोसिटी होगी किधर? ऊपर की तरफ. हाँ, इस वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है तो इसके पास स्पीड सबसे ज्यादा, बाकियों के पास ऑफ कोर्स स्पीड कम. आगे भी बेटा रस्सी हो सकती है. मैंने बनाई सिर्फ 3 λ/2 तक है, आगे भी रस्सी हो सकती है. बहुत सारे ऐसे लूप्स बन सकते हैं. ठीक है, मैंने तो बेटा जगह इतनी थी इसलिए बनाया. यहां से लेकर 5 λ/4 से लेकर 3 λ/2 तक जो रस्सी के पार्टिकल्स हैं वो इस समय से t/4 टाइम पहले अपने ऊपर वाले एक्सट्रीम पे थे. तो इसके t/4 टाइम बाद बेटा कहां से गुजरेंगे? मीन से, क्योंकि एसएचएम कर रहे हैं. और अगर मीन से गुजर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ. इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है कम तो इसकी वेलोसिटी होगी कम. इसका एम्पलीट्यूड है सबसे ज्यादा तो इसकी वेलोसिटी होगी सबसे ज्यादा. जो मोशन 0 से लेकर कैपिटल T तक होगा वैसा ही मोशन कैपिटल T से 2T तक होगा, वैसा ही मोशन 2T से लेकर 3T तक होगा. यही मोशन बार बार लगातार रिपीट होता जाएगा. हम इसको मैथमेटिकल पोस्टमार्टम और करेंगे, लेकिन मोशन की फील आपको हल्की फुल्की इस पूरे की पूरी सिचुएशन से आ गई होगी. एंड दीज वेव्स आर नोन एज स्टैंडिंग वेव्स. सर नाम स्टैंडिंग क्यों रखा? बेटा नाम स्टैंडिंग इसलिए रखा क्योंकि बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे आए हैं जो हमेशा रेस्ट पे हैं, परमानेंटली रेस्ट पे हैं. और अगर परमानेंटली रेस्ट पे हैं इस बात का मतलब है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा जीरो है, इस पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा जीरो है. इस बात का मतलब है कि पावर जिसका फॉर्मूला F.v होता है वो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी ही अगर जीरो है तो पावर ना तो इधर से इधर आ सकता है ना पावर इधर से इधर आ सकता है. अदरवाइज हमारी जो ट्रेवलिंग वेव थी उसमें पावर एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता था. इस बार पावर प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा बिकॉज वी नो दैट दीज आर सम स्पेसिफिक पॉइंट्स which are always at rest and we know that कि power is of course F.v. फोर्स हम of course यहां पर टेंशन लेते हैं. इन पॉइंट्स की अगर वेलोसिटी जीरो है तो ऑब्वियस बात है कि एक तरह से आपने इन पॉइंट्स को एक तरह से रस्सी में हिंज कर रखा है. भाई इन पॉइंट को हिंज कर दो तब भी वही बात होगी. और अगर हिंज कर रखा है एक तरह से अगर आपने इन पार्टिकल्स को, इट मींस दैट इधर से इधर एनर्जी नहीं जा सकती, इधर से इधर एनर्जी नहीं जा सकती. इसीलिए हमने जानबूझ के इनके नाम में स्टैंडिंग या स्टेशनरी शब्द यूज किया है, क्योंकि ये जो वेव्स हैं भले ही वेव हो, क्योंकि इन्होंने हमारे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना वेव को, उसको सेटिस्फाई किया था, इसलिए वेव बोलना हमारी मजबूरी थी. लेकिन इस तरह की जो रिजल्टेंट वेव आई है, ये जो दो ट्रेवलिंग वेव आई हैं, इनके सुपर पोजिशन से जो रिजल्टेंट मोशन आया है वो इस तरह का आया है कि नेट दो नोड के बीच में जो रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास जो एनर्जी है वो सारे के सारी एनर्जी कांस्टेंट है. ट्रेवलिंग वेव में ऐसा नहीं था. एनर्जी लगातार प्रोपेगेट हो रही थी, एनर्जी लगातार आगे जा रही थी. जिस तरफ डिस्टर्बेंस जा रहा था उसी तरफ लगातार एनर्जी जाए जा रही थी. आई होप इट्स ओके. इस बार बेटा हमारे पास ऐसा है कि वेव में दो नोड के बीच जो रस्सी है उसके पास एनर्जी लगातार यूनिफॉर्म रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी. कंजर्व्ड रहने के पीछे एक कारण और है. आपने किया क्या? दो वेव्स भेज दी सेम एम्पलीट्यूड की, सेम ओमेगा की. तो जितना पावर लेफ्ट से राइट आ रहा है उतना ही राइट से लेफ्ट आ रहा है. तो जितनी एनर्जी इधर से इधर गई उतनी एनर्जी इधर से इधर गई.
तो दो नोड के बीच जितना जितना सेक्शन हुआ उसने जितनी एनर्जी इधर से इधर निकाली उतनी एनर्जी इधर से निकाली, और उसके पास जितनी एनर्जी थी वो सारी सारी कांस्टेंट रह गई। तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि नेट एनर्जी आपके पास सारी की सारी कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है रस्सी के इस पूरे के पूरे पोर्शन। मैं यहां पर ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इस डायग्राम के बेसिस पर कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, और मैं वो ढंग से लिखाऊंगा भी, है ना। हम थोड़ा सा इस स्टैंडिंग वेव पर, स्टेशनरी वेव पर समय ले रहे हैं। मैं आपको बोर नहीं करना चाह रहा, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोर करना मेरा एम है, मैं बस आपको बढ़िया फील आ जाए ये मेरा एम है, क्योंकि ये स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव तो बेटा साउंड वेव में भी आएंगे, तो मैं तो एक बार में फील करा दूंगा कि हाँ बेटा देख एकदम मस्ती से अपन ने देख लिया, बार बार ये आते रहेंगे, हम हर बार समझ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सबसे पहली बात नोड्स। अच्छा बेटा इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू 2a cos kx sin ओमेगा टी, ये आपका वो एम्पलीट्यूड है a डैश, ठीक है। नोड्स, नोड्स बेटा वो पॉइंट है, नोड्स मींस एक तरह से गांठ बांध लिया आपने, आपने रस्सी में गांठें बांध रखी है। डी इन दिस केस नोड्स आर, in any case nodes are the point which are oscillating with the least amplitude, and in this case the least amplitude possible is of course 0. Nodes least amplitude से oscillate कर रहे हैं, और we know that कि in this case a dash can be 0, so that is 2a cos kx should be equal to 0. इसके लिए हम जानते हैं कि दिस kx शुड बी इक्वल टू, क्या होना चाहिए, kx की वैल्यू शुड बी इक्वल टू π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। आपको बेटा k में वैल्यूज पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, k को आप लिख दो 2π/λ इंटू x, और मेरे पास जिन जिन x पर नोड बनेगा उनकी इक्वेशन आ गई है 2n+1 λ/4। n को 0 रखना तो मेरे पास आ गया है λ/4, n को 1 रखना तो मेरे पास आ गया है 3 λ/4, n को 2 रखना तो मेरे पास आ गया 5 λ/4, फिर मेरे पास आ गया 7 λ/4, मेरे पास अगला आ गया 9 λ/4, अगला आ गया 11 λ/4 एंड सो ऑन। देख लो बेटा क्या λ/4 वाला पॉइंट रेस्ट पे बिहेव कर रहा है, यस, दीज पॉइंट्स आर अवर नोड, λ/4 आपका नोड है। अगला नोड कहां पर है, 3 λ/4 पे, उसके अगला नोड कहां पर है, 5 λ/4 पे, उसके अगला नोड कहां पर है, 7 λ/4 पे एंड सो ऑन। These points are behaving like कि these points are something like और at rest always, हमेशा रेस्ट पे हैं, और ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे सारे के सारे पॉइंट एक तरह से हिंज्ड हैं, जैसे हम रस्सी के सारे इन पॉइंट्स को हमने हिंज कर रखा है तो मूव ही नहीं करेंगे। बढ़िया। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच सेपरेशन कितना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, या इसमें से इसको माइनस कर दो, या इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आप देख सकते हो कि 2 consecutive nodes have separation, बड़ा माइनस करना, देख लेना बेटा कितना आएगा λ/2। दो consecutive nodes के बीच जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है एज यू कैन सी दैट कि दिस सेपरेशन इज अवर λ/2, ये हमारा सेपरेशन λ/2। अब ये दोनों consecutive nodes हैं, इनके बीच भी सेपरेशन λ/2 एंड सो ऑन, इसके और अगले के बीच में λ/2। बढ़िया, आगे चलो, हो गई नोड्स की बात। अगला चलते हैं, जैसे हमने नोड्स देखे वैसे ही अब देखेंगे हम एंटी नोड्स, वैसे हम देखेंगे एंटी नोड्स। नेक्स्ट इज एंटी नोड्स। एंटी नोड्स वो हैं जिनका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा,
सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है 2a, तो मैं कह रहा हूं कि एम्पलीट्यूड को कर दो 2a। फिर मेरे बच्चे बोले सर 2a नहीं प्लस माइनस 2a, क्योंकि सर प्लस 2 में और माइनस 2a दोनों ही मैक्सिमम है। बस प्लस और माइनस का इतना अंतर कि प्लस वाला ऊपर होगा तो माइनस वाला नीचे होगा। एम्पलीट्यूड तो चाहे प्लस 2a हो चाहे माइनस 2a दोनों मैक्सिमम होते हैं, तो चाहे आप प्लस 2a ले लो चाहे माइनस 2a ले लो। तो मुझे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए, तो मैंने प्लस 2a भी लिख दिया और माइनस 2a भी लिख दिया। बस प्लस 2a अगर ऊपर है तो माइनस 2a नीचे है। किन किन पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो 2a cos kx शुड बी, ये हमारा एम्पलीट्यूड था, इट शुड बी आइदर 2a और माइनस 2a। 2a कैंसिल और मेरे पास cos kx की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 1। तो आपका जो kx है या तो ये 0 होना चाहिए, तब तो बेटा cos 0 1 होता है, या ये पाई होना चाहिए, या ये 2 पाई होना चाहिए, या ये 3 पाई होना चाहिए, या ये 4 पाई होना चाहिए। तो मैंने इसको लिख दिया इट शुड बी इक्वल टू n पाई। के की टर्म में आपको चीजें ना पसंद हो तो आप के को हमेशा लिख सकते हो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल्स टू n पाई। मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, पाई से पाई कैंसिल, बेटा कितनी आ गई है n लैम्डा बाई 2। ये हमारे पास उन सारे के सारे पॉइंट्स की पोजीशन आ गई है, जो पॉइंट्स बेटा आपके क्या थे यार, हाँ हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स जो हमारे एंटी नोड वाले। 0 रखना तो x इक्वल्स टू 0, 1 रखना तो लैम्डा बाई 2, 2 रखना तो लैम्डा, 3 रखना तो 3 लैम्डा बाई 2, 4 रखना तो 4 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 6 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे पॉइंट वो हैं जहां पर एंटी नोड होंगे। चेक करो 0 वाला पॉइंट सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में, तो ये 0 वाला पॉइंट ये ऑसिलेट कर रहा है। पहले ये 2a ऊपर जाता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है, फिर 2a नीचे आता है। सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में यही ऑसिलेट कर रहा है, 2a एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है। कितने एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है, 2a एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है। अगला है लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 वाला पार्टिकल भी 2a एम्पलीट्यूड के एस्टेम कर रहा है। पहले मीन पोजीशन पे था, फिर 2a नीचे गया, फिर बड़ा मीन पोजीशन वापस आया, फिर 2a ऊपर गया, फिर वापस मीन पोजीशन पे आया, फिर ऐसे लगा था 2a 2a 2a। इसमें और इसमें एक अंतर जरूर है, क्या कि ये जब ऊपर होगा तो ये नीचे होगा, लेकिन है तो दोनों का एम्पलीट्यूड 2a। इसी तरह से 3 लैम्डा बाई 2 वाला पार्टिकल देख लो। आप बोलोगे हाँ सर 3 लैम्डा बाई 2 वाला पार्टिकल, बेटा पहले लैम्डा वाला भी देगा, लैम्डा वाला पॉइंट बेटा देख लो। लैम्डा वाला जो पॉइंट है ये भी 2a एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है। कभी मीन पोजीशन पे, फिर 2a ऊपर, फिर मीन पोजीशन पे, फिर 2a नीचे, फिर वापस से मीन पोजीशन पे, ये भी 2a एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है। हाँ, इसमें और इसमें अंतर है कि ये सबसे नीचे है तो ये सबसे ऊपर। ये बेटा ऑफ कोर्स मीन पोजीशन पे तो ये मीन पोजीशन पे, ये नीचे जा रहा होगा तो ये ऊपर जा रहा होगा। इतनी सी बात है। फिर हमारे पास जो अगला पॉइंट था बेटा हमारे पास वो 3 लैम्डा बाई 2 था। 3 लैम्डा बाई 2 वाला पार्टिकल भी आपका एंटी नोड है, तो आप कह सकते हो कि ये वाला पॉइंट आपका एंटी नोड, ये वाला पॉइंट आपका एंटी नोड, ये वाला पॉइंट आपका एंटी नोड, ये वाला पॉइंट भी आपका एंटी नोड, ये आपके एंटी नोड्स। 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच में भी सेपरेशन लैम्डा बाई 2 आ रहा है, चेक कर लो। Two consecutive antinodes have a separation lambda by 2। ये वाला एंटीनोड और ये वाला एंटीनोड, इन दोनों के बीच में सेपरेशन आप देख पा रहे हो बेटा कितना है, लैम्डा बाई 2। ये वाला एंटीनोड और ये वाला एंटीनोड बेटा, ये वाला सेपरेशन कितना है मेरे बच्चे, लैम्डा बाई 2। यही नहीं, आपने एक चीज और नोटिस की होगी, 2 कंसेक्यूटिव एंटीनोड के बिल्कुल बीचों बीच एक नोड होगा। ये लैम्डा बाई 2 है, यहां से लैम्डा बाई 4 इधर, यहां से लैम्डा बाई 4 इधर, यहां पर नोड है। 2 कंसेक्यूटिव नोड के बिल्कुल बीचों बीच एंटी नोड है और 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बिल्कुल बीचों बीच नोड है। तो आप कह सकते हो two consecutive antinode will have a node exactly at mid।
एंड वाइस वर्सा, दो कंसेक्यूटिव नोड के एग्जैक्टली बीचों बीच बड़ा क्या आएगा, एंटी नोड, और दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड के एग्जैक्टली बीचों बीच क्या आएगा, नोड। सिंपल सा है, दिख रहा है सबको। तो कोई ऐसे बहुत ही ऐसे हाई फाई बात तो बोली नहीं ना अपन ने कि हाँ भाई क्या ही बोल दिया, तो बहुत ही कमाल की बात बोल दी, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये बात समझ में आ गई। ये हमने नोड्स और एंटी नोड्स देखे। मैं इन नोड्स और एंटी नोड्स को एक तरीके से, मतलब इसी बात को एक तरीके से और समझा सकता हूं। ऐसे सुनना, हमारे पास ये जो स्टैंडिंग वेव बनी, ये दो वेव्स के इंटरफेरेंस से बनी, दो ट्रेवलिंग वेव के इंटरफेरेंस से बनी, जिसमें से एक की इक्वेशन थी y1 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स एंड y2 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। एक काम करो, इस नोड एंटी नोड वाली बात को मैं एक तरीके से और समझा सकता हूं। सुनना, दोनों के बीच में एक बार फेज डिफरेंस निकालो। फेज डिफरेंस हैज वेरी लिटरल मीनिंग डिफरेंस बिटवीन द फेजेस। एक काम करते हैं, इसमें से इसको माइनस करता हूं, इसमें से इसको माइनस किया तो ओमेगा टी कैंसिल, और मेरे पास ये आ गया 2kx। बड़ा क्या आ गया, 2kx। अब दोनों वेव्स इंटरफियर करके किस तरह से इंटरफेयर करेंगी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो डिपेंड करता था हमारे फेज डिफरेंस पे। आई होप आपको याद होगा कि हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक फॉर्मूला हुआ करता था, बड़ा क्या, रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। याद आ रहा होगा, मैंने बेटा a1 a2 दोनों क्यों सेम ले ली, क्योंकि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड तो सेम ही है। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए कॉस डेल्टा फाई को हम 1 करते थे, तो किन किन पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, याद कीजिए बेटा, सिखा रखा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ करता था, उसके लिए कॉस डेल्टा फाई 1 होता था। कॉस डेल्टा फाई 1 करने के लिए हमने कहा था कि दिस डेल्टा फाई शुड बी इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो। This delta phi can be written as 2kx. It should be equal to 2n pi. 2 से 2 कैंसिल हो गया, k can be written as 2 pi by lambda into x should be equal to n pi. पाई से पाई कैंसिल, x की वैल्यू आ गई है n टाइम्स लैम्डा बाई 2। अरे यार, ये तो हमारे सारे के सारे एंटी नोड वाले पॉइंट आ गए, वापस से आने भी चाहिए थे, क्योंकि एंटी नोड वाले पॉइंट ही तो ऐसे हैं जहां पर दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके A और A मिलकर 2A बना रही है, और वहां पर आपका जो पार्टिकल है वो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है। तो उसी बात को सोचने के दो तरीके हो गए, एक तो बड़ा प्योरली मैथमेटिकल, और दूसरा हमारा ये इंटरफेरेंस वाला तरीका। दोनों अच्छे हैं, बढ़िया है। इसी बात को चलो नोड को भी सोचते हैं, नोड को भी सोचते हैं। अगर मैं कहूं कि ये दोनों वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं, ये इसका फेज डिफरेंस है, अलग अलग एक्स पर फेज अलग अलग आ रहा है, अच्छी बात है। अलग अलग पॉइंट पर अगर फेज अलग अलग आ रहा है, इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये है कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएंगे। मुझे ये एम्पलीट्यूड मिनिमम चाहिए, तो कॉस डेल्टा फाई मिनिमम चाहिए। जहां पर वो मिनिमम आता है उस पॉइंट को हम कहते थे कि यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके लिए कॉस डेल्टा फाई -1 होना पड़ता था, और उसके लिए हमारा जो डेल्टा फाई था वो या तो पाई या 3 पाई या 5 पाई, एंड इट शुड बी इक्वल टू 2n + 1 पाई। मैंने सही तो किया ना। और हम ये जो डेल्टा फाई है उसको लिख सकते हैं 2kx। के क्या था बेटा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, इट शुड बी इक्वल टू 2n + 1 पाई। पाई से बड़ा आपका पाई वापस से कैंसिल, और x की वैल्यू आ गई बड़ा, क्या आ गई है, 2n + 1 लैम्डा बाई 4। अरे बेटा, ये तो वापस से वही पॉइंट आ गए,
n को 0 रखना λ/4, n को 1 रखना 3 λ/4। ये तो सारे के सारे वही पॉइंट्स आ गए जो वो आपके किसके थे, नोड के। अरे नोड पर ही तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और होना भी चाहिए। नोड वाला पॉइंट ही होगा जिसमें एक वेव जो होगी वो पार्टिकल को मान लो y डिस्टेंस ऊपर ले जाना चाह रही होगी और दूसरे वाला जो वेव होगी वो उसको y नीचे ले जाना चाह रही होगी और नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा होगा 0। और जो जो एंटीनोड वाला पॉइंट था वहां पर क्या हुआ कि एक वेव ऊपर ले जाना चाह रही है y, दूसरी वाली वेव भी ऊपर ले जाना चाह रही है y और नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया ऊपर की तरफ 2y। तो जो हमने नोड एंटीनोड हमने रिजल्टेंट इक्वेशन से मैथमेटिकली सोचे वही नोड एंटीनोड हम एग्जैक्टली इस तरह से फेज डिफरेंस वाले तरीके से भी सोच सकते हैं। तो आप तो सिर्फ और सिर्फ ये कहो कि सर इस केस में जो हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनी है, स्टेशनरी वेव बनी है, इस स्टेशनरी वेव के अंदर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फेज डिफरेंस है और इस कारण से हर पार्टिकल जो है उसका एम्पलीट्यूड अलग अलग आ रहा है, अलग अलग एम्पलीट्यूड से लगातार ऑसिलेट कर रहे हैं। और जो एम्पलीट्यूड है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, 0 से लेके 2a। आप बल्कि एक फॉर्मूला और बना सकते हो, आप चाहो तो आप कह सकते हो कि each particle is performing oscillatory motion in which the resultant amplitude is a² बड़ा बाहर निकाल लो, a बाहर आ गया, √ बड़ा देखना 2 1 प्लस cos डेल्टा फाई। टू तो ठीक है बेटा, 1 प्लस cos डेल्टा फाई कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। तो जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं उनके जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आए हैं उसका एक फॉर्मूला बन सकता है 2a cos डेल्टा फाई बाई 2, दैट इज 2a cos बड़ा डेल्टा फाई मैं सिखा चुका हूं, डेल्टा फाई इज 2kx, 2 से 2 कैंसिल kx, या फिर 2a अगेन बड़ा वही हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वापस से आ गया। यही हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बेटा हमने जो इक्वेशन लिखी थी उसके अंदर भी हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यही आया था, वही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस तरह से आ गया। अलग अलग x पर अलग अलग एम्पलीट्यूड आ रहा है और ये जो एम्पलीट्यूड है एज यू कैन सी दैट इट विल वेरी फ्रॉम 0 to 2a, वही हमारा एम्पलीट्यूड वापस से आ गया। तो अलग अलग x पर अलग अलग एम्पलीट्यूड है और जहां पर एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है उन पॉइंट्स को हमने एंटीनोड कहा है, जहां पर एम्पलीट्यूड 0 है उन पॉइंट्स को हमने नोड कहा है। नोड वाले पॉइंट आर बिहेविंग लाइक कि हमने रस्सी के उन पॉइंट्स को तो एक तरह से हिंज ही कर दिया है, कहीं जाने नहीं दिया है और उन पॉइंट्स के इस तरह से हिंज की तरह बिहेव करने के कारण हम ऐसा भी बोल पाए कि एनर्जी इधर से इधर और एनर्जी इधर से इधर नहीं जा सकती। चलो बच्चों, हमने खूब सारी मैथमेटिकल बातें कही और एक ही बात को बोलने के बहुत सारे तरीके भी हमने देखे, है कि नहीं। आगे चलते हैं, लेकिन हमारी बातें पूरी नहीं हुई हैं। हमने देखा दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच सेपरेशन λ/2, दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच सेपरेशन λ/2, दो कंसेक्यूटिव नोड के बिल्कुल बीचों बीच एंटी नोड, दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बिल्कुल बीचों बीच नोड। ये सब हमने बातें देखी। मैं साथ में कुछ बातें और बताना चाहता हूं। ये नोड और ये नोड के बीच में जितने पार्टिकल हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल भले ही एम्पलीट्यूड अलग अलग हो, भले ही ये नीचे की तरफ इसका एम्पलीट्यूड 2a हो, भले ही इसका एम्पलीट्यूड 1.5a हो, भले ही इसका एम्पलीट्यूड a हो, भले ही इसका एम्पलीट्यूड 0.5a हो, लेकिन ये सारे के सारे पार्टिकल भले ही इसका एम्पलीट्यूड बड़ा 1.5a हो, ऐसे ठीक है, भले ही इनके एम्पलीट्यूड अलग अलग हो, लेकिन ये सारे के सारे पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पर एक साथ गए हैं और अगेन अपने मीन से एक साथ गुजरे हैं, ऊपर वाले एक्सट्रीम पर भी एक साथ पहुंचे हैं। भले ही एम्पलीट्यूड अलग अलग हो, लेकिन ये सारे के सारे पार्टिकल एक साथ मीन से गुजरते हैं, एक साथ एक्सट्रीम पे पहुंचते हैं, फिर से एक साथ मीन से गुजरते हैं, फिर से एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं और फिर से एक साथ मीन से गुजरते हैं। इट मींस दैट कि दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच
दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच में रस्सी के जितने पार्टिकल हैं वो मेन पोजीशन से एक साथ गुजरेंगे, अपनी अपनी एक्सट्रीम पर, अपनी अपनी एक्सट्रीम की बोल रहा हूं क्योंकि सबके एम्पलीट्यूड बराबर नहीं है, अपनी अपनी एक्सट्रीम पर एक साथ ऊपर पहुंचेंगे, अब फिर से मेन पोजीशन पर एक साथ पहुंचेंगे, फिर से अपनी अपनी एक्सट्रीम पर एक साथ पहुंचेंगे। t इक्वल टू 0 पर ऐसे है तो ऑफकोर्स t/4 पर अपनी एक्सट्रीम पे, t/2 पर वापस से मीन पे, 3t/4 पर वापस से एक्सट्रीम पे, कैपिटल T पर वापस से यहां पे, 5t/4 पर यहां पर, 6t/4 पर यहां पर, 7t/4 यहां पर, 8t/4 पर यहां पर, 9t/4 पर यहां पर, 10t/4 पर यहां पर, 11t/4 पर यहां पर, 12t/4 पर यहां पर। दे आर परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन लाइक दिस। दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच में जितने रस्सी के पार्टिकल्स दे आर ऑसिलेटिंग लाइक दिस। सबके एम्पलीट्यूड बराबर भले ही ना हो बट दे आर इन फेज। क्या शब्द यूज किया? दे आर इन फेज। व्हेन आई से इन फेज आई मीन टू से दैट दे आर हैविंग नो फेज डिफरेंस। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि सारे के सारे सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, एक साथ मीन पे, एक साथ एक्सट्रीम पे, एक साथ मीन पे, एक साथ एक्सट्रीम पे। भले ही एम्पलीट्यूड अलग अलग हो लेकिन सारे के सारे सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। आई होप समझे इस बात को, तो लिखिए इस बात को। All the particles of string between two consecutive nodes will oscillate in same phase. When I say that कि they are oscillate in same phase, इसको इंग्लिश में ऐसा भी कह सकते हैं कि they are in phase। क्या शब्द यूज किया बड़ा अपन ने? they are in phase। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि उन सब के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। इन सब के बीच में किसी प्रकार का कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है बच्चों, सारे के सारे एक साथ एक्सट्रीम से, सारे के सारे एक साथ मीन पे, सारे के सारे एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, सारे के सारे फिर से एक साथ मेन पोजीशंस पे। भले ही एम्पलीट्यूड अलग अलग हो लेकिन सारे के सारे सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। फेयर इनफ। ये अपने आप में एक पूरा लूप बन गया है। मैं इतने से रीजन को बड़ा क्या बोल रहा हूं? लूप। क्योंकि ये वाले दोनों पॉइंट फिक्स हैं, इन दोनों पॉइंट के बेटा फिक्स बीच में ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसको लूप बोल दिया है। लेकिन एक नोड के जस्ट इधर वाले और जस्ट इधर वाले पार्टिकल्स को जरा गौर से देखो। इस नोड के लेफ्ट वाला और इस नोड के राइट वाला दोनों ही पार्टिकल मीन पोजीशन से गुजर रहे हैं, लेकिन ये वाला पार्टिकल नीचे आ रहा है तो ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है। इस नोड के जस्ट लेफ्ट वाला पार्टिकल अगर नीचे वाले एक्सट्रीम पे गया है तो जस्ट राइट वाला पार्टिकल ऊपर वाले एक्सट्रीम पे गया है। इस नोड के जस्ट लेफ्ट वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो जस्ट राइट वाला पार्टिकल भी मीन पोजीशन पे है, लेकिन ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है। इस नोड के लेफ्ट वाले लूप के जो पॉइंट होंगे वो अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होंगे तो इसके राइट वाले लूप के जो पॉइंट होंगे वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे होंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। कितने का फेज डिफरेंस है? पाई का। एसएचएम में मेन पोजीशन पर कोई पार्टिकल लेफ्ट जा रहा हो और मेन पोजीशन पर कोई पार्टिकल राइट जा रहा हो तो फेज डिफरेंस कितने का होता था? पाई का। एसएचएम में एक पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हो, एक पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे हो तो फेज डिफरेंस कितने का होता था? पाई का। तो आप कह सकते हो कि नोड के लेफ्ट वाला लूप और नोड के राइट वाला जो लूप है वो दोनों आउट ऑफ फेज है। बेटा क्या शब्द यूज किया? आउट ऑफ फेज। फेज डिफरेंस पाई बोलना या आउट ऑफ फेज होना, ये दोनों शब्द एक जैसे सही है, तो आप कह सकते हो loops on either side of a node are having
ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई, दे आर हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ पाई, इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये दोनों जो लूप हैं ये आउट ऑफ फेज है। तो हैविंग ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई कहो, और आप एक शब्द और यूज कर सकते हो कि दे आर आउट ऑफ फेज, और अगर मैथमेटिक्स में कहो तो आप कह सकते हो कि दे आर हैविंग ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई, दे आर हैविंग ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई। उन दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, उनके बीच में फेज डिफरेंस बड़ा कितने का है, पाई का। आगे चलें। इस तरह की जो स्टैंडिंग वेव हुई है, इसके अंदर हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि नोड वाले पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है। नोड वाला जो पॉइंट है वो परमानेंटली रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी जीरो है। उसकी अगर वेलोसिटी जीरो है तो ऑफ कोर्स पावर, जिसका फॉर्मूला F डॉट V होता है, V अगर जीरो तो पावर जीरो। पावर जीरो का मतलब इधर से इधर पावर जा नहीं सकती, इधर से इधर पावर जा नहीं सकती, इधर से इधर एनर्जी जा नहीं सकती, इधर से इधर एनर्जी जा नहीं सकती। और अगर एनर्जी नहीं जा सकती, इट मीन दैट कि नोड से नोड के बीच में एनर्जी कंजर्व्ड है। तो आप अगली बात ये कह सकते हो कि पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन टू नोड्स will have constant मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बड़ा कांस्टेंट है। सर इस बात को थोड़ा प्रूव कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूं। नोड के और नोड के बीच में ये जो रस्सी t इक्वल टू 0 पर है, ये रस्सी तो नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे है। इसका मतलब रस्सी में कोई एक्सटेंशन नहीं है, इसका मतलब कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन रस्सी के पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो इसका मतलब इस t इक्वल टू 0 पर अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी है। तो आप कह सकते हो कि t इज इक्वल्स टू 0 पर जो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो तो 0 है, मगर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है, क्योंकि रस्सी के सारे पार्टिकल अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो रस्सी के पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर मैं t/4 पर बात करूं, टाइम t इज इक्वल्स टू कैपिटल T/4 पर अगर बात करूं, तो रस्सी के सारे पार्टिकल्स इस इंस्टेंट पर एक बार रेस्ट पे आ गए, और अगर रेस्ट पर आ गए तो पक्की बात है कि काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई है। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई है, लेकिन इस टाइम पर रस्सी की लेंथ सबसे ज्यादा है। ये रस्सी की तो नेचुरल लेंथ थी, अब रस्सी की लेंथ बढ़ गई है। रस्सी की अगर लेंथ बढ़ गई तो रस्सी में एक्सटेंशन आ गया। मैं आपको याद करा चुका हूं कि रस्सी में अगर एक्सटेंशन आ गया, इट मींस दैट इस टाइम पर रस्सी के पास कोई ना कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। इस टाइम पर रस्सी की लेंथ सबसे ज्यादा है तो एक्सटेंशन सबसे ज्यादा, एक्सटेंशन सबसे ज्यादा, तो पक्की बात है कि इस टाइम पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा। इस टाइम पर इलास्टिक नहीं है, काइनेटिक है। इस टाइम पर काइनेटिक नहीं है, इलास्टिक है। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज कर रही है। बीच में एक ऐसा इवेंट भी आएगा 0 और t/4 टाइम के बीच में, 0 और t/4 के बीच में ऐसा भी इवेंट आएगा जब रस्सी ऐसे ऐसे होगी। इस टाइम पर रस्सी के पास इलास्टिक भी होगी और बड़ा आपकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और उन दोनों का जो सम होगा वो अगेन टोटल एनर्जी के बराबर होगा। तो आपके पास इस टाइम पर एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म चेंज कर रही है। एक्सट्रीम पे तो इलास्टिक, मीन पे तो काइनेटिक, एक्सट्रीम पे तो इलास्टिक, मीन पे तो काइनेटिक, और बीच में अगर हुई तो थोड़ी काइनेटिक और थोड़ी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो रस्सी के किसी भी नोड से नोड के बीच का जो हिस्सा है, आप उसके लिए कह सकते हो कि उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फिक्स है, उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समय के साथ चेंज नहीं हो रही। ठीक है बच्चों, ये वाली बात तो बेटा समझ में आई गई होगी। अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। कल को अगर ये सवाल आएगा बेटा
कल को अगर कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ एनर्जी कितनी है, तो मैं क्या करूंगा कि मीन पोजीशन पर जो काइनेटिक है वो निकाल दूंगा और वही टोटल एनर्जी होगी। मीन पर जो काइनेटिक होगी वही टोटल एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि मीन पर पोटेंशियल तो है नहीं, रेसिस्टर नेचुरल लेंथ पे है, और उस टाइम पर काइनेटिक निकाल दूंगा और वही टोटल एनर्जी होगी। ये हम कभी ना कभी हमसे आगे जाकर बेटा शायद नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर ये भी देख लेंगे। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले बताओ नोड से नोड के बीच टोटल एनर्जी है कितनी, तो या तो इस टाइम की इलास्टिक निकाल लो या इस टाइम की तुम काइनेटिक निकाल लो। और तुम जानते हो काइनेटिक निकालनी आसान है, काइनेटिक निकालनी आसान है, निकाल लेंगे कभी ना कभी, वो भी कर लेंगे। तो बेटा सारा का सारा हम बढ़िया तरीके से इस स्टेशनरी वेव को या फिर स्टैंडिंग वेव को फील कर सकते हैं। कोई बड़ा टास्क नहीं है, कोई बड़ा टास्क नहीं। आई होप आपको बड़ा हल्की फुल्की फील तो आ गई होगी। और हमारे ट्रेवलिंग वेव्स के अगर एम्पलीट्यूड ए है तो बेटा आपने देखा कि स्टेशनरी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 से लेकर 2a तक कुछ भी हो सकता है। इक्वेशंस आपने देख ली। एक सवाल लिखिए, सवाल लिखिए बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ resultant wave if these two waves are superimposed. ये लो बेटा, रिजल्टेंट वेव कैसी होगी बताइए, बता देंगे। पहली बात तो बेटा आप देख पा रहे हो कि दीज आर टू ट्रेवलिंग वेव्स हैविंग सेम ओमेगा, सेम एम्पलीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा ऑफ कोर्स ट्रेवलिंग वेव जो आएगी आपकी उनका सुपर इम्पोजिशन बेटा जो आपका स्टैंडिंग वेव आएगी। उसकी इक्वेशन पूछिए, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। 2 मिलीमीटर तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या आ गया, साइन ऑफ 300t प्लस 2x टू मिलीमीटर बेटा बाहर। ये तो साइन सी प्लस साइन डी है, साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। मेरे पास इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल्स टू 4 मिलीमीटर कॉस 2x sin 300t. It's an equation of resultant standing wave in which this is our amplitude which is varying from 0 to 4 millimeter. ट्रेवलिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड बेटा 2 मिलीमीटर है, लेकिन स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से 4a। जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर 2 और 2 0 हो जाएगा, जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर 2 और 2 4 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर। फाइंड अगला सवाल बेटा इसी में पोजीशंस ऑफ, बेटा मैं पोजीशंस पूछ रहा हूं ऑफ एंटीनोड्स। कहां कहां एंटीनोड्स होंगे, एंटीनोड्स वहां होंगे जहां पर एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा। ये एम्पलीट्यूड इसको मैक्सिमम करना है, इसको मैक्सिमम करने के लिए cos 2x को मैक्सिमम कर दो, या तो +1 या -1। प्लस और माइनस दोनों इंक्लूड करने हैं। आप जानते हैं कि +4 मिलीमीटर और -4 मिलीमीटर दोनों ही मैक्सिमा है, बस +4 मिलीमीटर वाला ऊपर तो -4 मिलीमीटर वाला नीचे, इतना अंतर है। इसके लिए हम जानते हैं कि ये जो 2x है या तो ये 0 होना चाहिए या ये पाई होना चाहिए या 2 पाई, दैट शुड बी इक्वल टू n पाई। तो x की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई n पाई बाई 2 इन मीटर्स। ऑफ कोर्स अगर बेटा सारी चीजें SI यूनिट में है तो ये हमारा आंसर आ गया।
कोई मुझसे पूछ ले फाइंड द पोजीशन ऑफ नोड्स, कहां कहां नोड्स होंगे, अरे भाई नोड्स होने के लिए इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसके लिए cos 2x जो है इट शुड बी इक्वल टू 0, इसके लिए हमारा जो 2x है या तो ये π/2 होना चाहिए या 3π/2 होना चाहिए एंड सो ऑन। इससे मेरे पास x की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी वैल्यू आ गई है 2n+1 π/4। ये x की सारी वैल्यूज आ गई हैं बेटा सब, अगर मान लो कि ऐसा यूनिट में तो मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट वो है जहां पर आपके नोट्स होंगे, तो ये बड़ा इस तरह बड़े आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई टफ टास्क ये है नहीं हमारे लिए। फेयर इनफ। ये हमने सिर्फ फोर्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स की हल्की फुल्की फील ली है ना, अभी तक तो बड़ा सवाल तो बहुत सारे बाकी है।